नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण के बारे में बात करने वाले हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में आप पहले से जानते हैं, हमारी बात हो चुकी है। और दशमलव वाली संख्याओं के बारे में भी आप पहले से जानते हैं, उसके बारे में भी हमारी बात हो चुकी है। तो आज के पाठ में हम जो काम करने वाले हैं उसमें परिमेय संख्या और दशमलव इन दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और दोनों बातें हम आपको बता चुके हैं, आपको अभ्यास भी हमने दिए थे, आपने अभ्यास भी किए हैं। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। एक संख्या है 13/4। अब ये कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है ना। और इसी संख्या का एक मतलब ये भी है कि 13 को 4 से भाग दिया जाए। भाग करने का काम तो आपको याद होगा। तो अगर हम इस 13 को 4 से भाग दें तो क्या होता है? दहाई में 1 है, 13 की दहाई में 1 है। इसको तो हम 4 भागों में बांट नहीं सकते, तो दहाई नहीं बटी, किसी को कोई दहाई नहीं मिली, है ना। हम 13 को 4 लोगों में बांट रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो दहाई किसी को नहीं मिली। अब जब दहाई नहीं मिली तो हमने उनको खोल लिया, इकाई में बदल लिया। तो अब हमारे पास 13 इकाइयाँ हैं। 13 इकाइयों को 4 लोगों में बांटने के लिए पहाड़ा पढ़ के हम 3 बार बांट सकते हैं। तो सभी को 3-3 इकाइयाँ मिल गई और 1 इकाई बच गई। अब क्या किया जाए? पुराने तरीके में तो हम यहाँ पर भाग के सवाल को छोड़ देते थे और कहते थे कि 3 भागफल है और 1 शेषफल है। लेकिन अब हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। अब हम इसको भी बांटेंगे, है ना। तो कैसे बांटें? 1 इकाई बची है और 4 लोगों को बांटना है। तो हम क्या करते हैं, इकाई के बाद उससे छोटा स्थान क्या आता है? दशमलव वाला पाठ याद कीजिए, 10वां भाग। तो 1 इकाई को हमने 10वें भाग में बदल दिया। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये 10वां भाग है? तो हम पहले दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया। इसका मतलब है कि इकाई को बांटने का काम हम कर चुके हैं। अब हम जो बांटने वाले हैं वो क्या है? 10वां भाग। इसलिए हमने ऊपर दशमलव लगा दिया, क्योंकि अब जब हम 10वां भाग बांटेंगे तो मिलने वाले भाग भी 10वें होंगे, चारों को 10वें भाग मिलेंगे। तो 1 इकाई को 10वें भागों में बदला तो कितने 10वें भाग मिले? 10। इसीलिए तो हमने शून्य लगाया है यहाँ पर, है ना। तो अब 1 इकाई जो थी वो 10वें भाग में बदल गई है। 10वें भाग को 4 लोगों में बांटने पर हर एक को 2 10वें भाग मिलेंगे। दो बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा ना। और 2 10वें भाग बच जाएंगे। अब फिर 2 10वें भाग को हम 4 लोगों में नहीं बांट सकते, इसलिए इनको फिर तोड़कर 100वें भाग में बदल लेंगे। तो अब हम क्या बांट रहे हैं? 20 100वें भाग। तो 4 लोगों में 20 100वें भाग को 5 बार पहाड़ा पढ़ के बांटा जा सकता है। तो इस तरह से बांटने का काम खत्म। तो जब हम 13/4 को दशमलव के रूप में लिखते हैं
तो क्या लिखेंगे, इसका मान कितना आया है, 3.25। बस इतनी सी बात तो है आज की, और कुछ थोड़ी है। तो आपको तो मज़ा आया होगा। मज़ा तभी आएगा जब आपको ये भाग का काम अच्छे से आता है, और मैंने जो बातें भाग करते करते कही हैं उन्हें आप ध्यान रखें, है ना। तो ये तो हो गया एक उदाहरण आपके लिए। अब एक और उदाहरण, पहले और दूसरे उदाहरण में क्या अंतर है बताइए। अरे अंतर तो शुरू में ही दिख गया। इसके पहले हमने जो भाग का काम किया है ये कैसी परिमेय संख्या थी, धनात्मक। और अब जो आ रही है ये कैसी परिमेय संख्या है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का दशमलव रूप कैसे होगा, अरे वैसे ही होगा जैसे अभी हुआ है। हम क्या करेंगे, हमको ये तो पता हो गया है कि ऋण 19/2 ऋणात्मक संख्या है, तो हम पहले धनात्मक संख्या का दशमलव निरूपण निकाल लेते हैं। 19 को 2 से भाग दे देते हैं। फिर वही बात कि 19 में 1 दहाई है और 2 लोगों में बांटना है, तो हम नहीं बांट सकते, तो दहाइयाँ तो नहीं बटेंगी। अब हमने दहाई को इकाई में बदल दिया तो हमारे पास हो गई 19 इकाइयाँ। 19 इकाइयों को 2 लोगों में बांटना है, 9 बार बटेगी। पहाड़ा पढ़कर आप बता सकते हैं। 18 इकाइयाँ बढ़ जाएंगी, 1 इकाई बचेगी। अब अगर हमें आगे बांटने का काम करना है तो इकाई को, ये जो 1 इकाई बची है, इसको 10वें भाग में बदलना होगा। तो 10वें भाग में बदलने के पहले हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। और अब 1 इकाई को 10वें भाग में बदलने पर 10 10वें भाग मिलेंगे। तो ये 10 क्या हैं, 10वें भाग। और अब हम 2 लोगों में 10 10वें भागों को पहाड़ा पढ़कर 2 पंजे 10 करके बांट सकते हैं। तो भाग का काम हो गया खत्म। अब यहाँ पर लिख दीजिए कि इसका मान, ऋण 19/2 का मान ऋण 9.5 होगा। ऋण का चिन्ह क्यों लगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये ऋणात्मक संख्या है, तो हमने भाग तो धनात्मक संख्या में किया, लेकिन हम ऋणात्मक संख्या का दशमलव निरूपण ज्ञात कर रहे थे। देखिए ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, यानी ऋण 19/9 और ऋण 9/5, ऋण 9.5, ये दोनों एक ही संख्या है ना। दोनों बराबर हैं, दोनों समान हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं और यहाँ पर हम उसी संख्या को दशमलव के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो और उदाहरणों की जरूरत है क्या, नहीं। आप हाँ कहेंगे तो भी अब मैं नहीं बताने वाला हूँ। अब तो सीधे आपको अभ्यास के प्रश्न में दूंगा। इतनी सारी संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं और आपको इन संख्याओं का दशमलव रूप ज्ञात करना है। कैसे करना है ये मैंने अभी बता दिया है आपको। इन प्रश्नों को जल्दी से लिखिए, क्योंकि अभी हमें कुछ और काम करना है। आज की कक्षा इतने में ही खत्म नहीं होगी। तो पहले प्रश्न में आपको 3/5 का दशमलव रूप ज्ञात करना है। दूसरे प्रश्न में 7/10 का दशमलव रूप ज्ञात करना है। तीसरे प्रश्न में ऋण 13/4 का दशमलव रूप ज्ञात करना है। चौथे प्रश्न में ऋण 5/6 का दशमलव रूप ज्ञात करना है। पांचवें प्रश्न में आपको 8/15 का दशमलव रूप ज्ञात करना है। छठवें प्रश्न में 2/3 का दशमलव रूप ज्ञात करना है।
7वें प्रश्न में ऋण 3/ऋण 11 का दशमलव रूप ज्ञात करना है और 8वें में आपको 19/45 का दशमलव रूप ज्ञात करना है। ठीक है, जहां पर ऋण का चिन्ह है वहां आप सोच लीजिए कि ये धनात्मक परिमेय संख्या है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अगर वो धनात्मक परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव निरूपण भी धनात्मक होगा, और अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव निरूपण भी ऋणात्मक होगा, है ना। धनात्मक का दशमलव निरूपण धनात्मक और ऋणात्मक का दशमलव निरूपण ऋणात्मक। तो इन प्रश्नों के बाद अब और क्या बताते हैं। चलिए, अब एक संख्या और है 1/3। इसको दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? बहुत आसान सवाल है ना। आइए भाग देकर देखते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया है, इसका मतलब है 1/3। अब एक क्या है? इकाई है। एक इकाई को 3 लोगों में हम बांट सकते हैं क्या? नहीं। तो जब इकाई नहीं बटेगी तो यहाँ लिख दीजिए 0। मतलब हमने इकाई को 0 बार बांटा, या कहें 3 का पहाड़ा 0 बार पड़ा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अभी एक इकाई ज्यों की त्यों बची हुई है और हम इसको नहीं बांट पा रहे हैं। अब क्या करें? अब हम इसको 10वें भाग में बदलेंगे। तो 10वें भाग में बदलने के पहले यहाँ लगेगा दशमलव। अब दशमलव लगाने के बाद एक इकाई के 10/10वें भाग हो गए। अब 3 का पहाड़ा पढ़ के हमने 10वें भागों को बांटा। 3 तिया 9, 9 10वें भाग बंट गए, 1 10वां भाग बच गया। इसको बांटने के लिए फिर इसको 100वें भाग में बदलना पड़ेगा। 10 100वें भाग हो गए। 10 100वें भाग को 3 का पहाड़ा पढ़ के हमने बांटा, 3 बार बटे, 9 100वें भाग बट गए, 1 100वां भाग बचा। इसको बांटने के लिए इसको 1000वें भाग में बदला। 3 बार पहाड़ा पढ़कर 1000वां भाग भी बंट गया। कितने 1000वें भाग बंट गए? 9 1000वें भाग बंट गए। 1 1000वां भाग बच गया। इसको बांटने के लिए फिर हमें इसको 10,000वें भाग में बदलना पड़ेगा। अरे, ये काम तो चलता ही रहेगा। हर बार हम भाग दे रहे हैं, हर बार एक आ रहा है। 1 10वां भाग, पहले एक इकाई थी, फिर 1 10वां भाग बच गया, फिर 1 100वां भाग बच गया, फिर 1000वां भाग बच जाएगा। तो ये काम तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तब इसका उत्तर हम क्या लिखें? ऐसे दशमलव को अशांत दशमलव कहते हैं। कैसा दशमलव? अशांत, है ना। अशांत का मतलब, पहले हम शांत का मतलब समझ लेते हैं। इसके पहले हमने जो भाग दिए थे दशमलव निरूपण ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर अंत में 0 आ गया था। भाग का काम खत्म हो गया था। इसके पहले वाले में, इसमें भी अंत में 0 आ गया था और भाग का काम खत्म हो गया था। तो जब भाग देने पर परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण ज्ञात करते समय, भाग देने पर अगर कहीं पर भी 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 4 अंक के बाद आखिरी में अगर 0 आ गया, यानी भाग का काम समाप्त हो गया, तो ऐसे दशमलव को हम कहते हैं शांत दशमलव निरूपण। ये कहलाएगा शांत दशमलव निरूपण। और ये भी शांत दशमलव निरूपण है, क्योंकि इसमें भी आखिरी में 0 बचा है ना।
शून्य 10वें भाग बच सकते हैं, या 100वें या 1000वें, किसी भी जगह पर आखिरी में अगर भाग का काम खत्म हुआ तो ऐसा दशमलव निरूपण शांत दशमलव निरूपण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है ये तो कभी खत्म नहीं होगा। क्या लगता है आपको, कहीं खत्म होगा? ये नहीं होगा ना। तो ऐसे दशमलव निरूपण जो कहीं पर समाप्त नहीं होते, खत्म नहीं होते, भाग देने का काम पूरा होता ही नहीं, उसे हम अशांत दशमलव निरूपण कहते हैं। अब यहाँ पर जो अशांत दशमलव निरूपण आया है उसमें आप देखिए कि एक ही अंक बार बार आ रहा है। लेकिन एक सवाल और हम देखते हैं अभी। ये है हमारे पास 22 को हम भाग देते हैं 7 से, है ना। इसको भाग दे के देखिए, 22 को हम भाग दे रहे हैं 7 से। पहले हम 2 दहाइयों को नहीं बांट पाए 7 भागों में, इसलिए 0 दहाइयाँ नहीं बटी, इकाइयों में बदल दिया, है ना। तो 22 इकाइयों को पहाड़ा पढ़ के हमने 7 का पहाड़ा पढ़ के 3 बार में बांटा, 7 या 21, 1 इकाई बची। एक इकाई को तो हम बांट नहीं सकते, तो इसीलिए अब हम बदलेंगे इसको 10वें भाग में और उसके पहले लगाएंगे दशमलव। तो ये बदल गया 10वें भाग में, 10 10वें भाग मिले। अब एक बार पहाड़ा पढ़ के 10 10वें भाग को हमने बांटा और यहाँ पर आया 3 10वें भाग बचे। इनको 100वें भाग में बदला तो 30 100वें भाग हुए, 4 बार बटे, है ना। 2 100वें भाग बचे। फिर 1000वें भाग में बदला, 2 बार बटा। अब 6 1000वें भाग बच गए। भाग का काम तो यहाँ भी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक अंतर है। भाग का काम यहाँ खत्म नहीं होगा तो ये कैसा दशमलव है? ये अशांत दशमलव है। लेकिन इस अशांत दशमलव और इस अशांत दशमलव में क्या अंतर है? इस अशांत दशमलव में एक ही अंक बार बार आ रहा है और वो अंक है 3, और इस अशांत दशमलव में भाग का काम तो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन संख्या अलग अलग आ रही है। भागफल में जो संख्या आ रही है वो अलग अलग अंक वहां पर भागफल में आ रहे हैं। तो 2 प्रकार के अशांत दशमलव हमको पता चले। एक ऐसा अशांत दशमलव है जिसमें एक ही अंक बार बार आ रहा है। एक ऐसा अशांत दशमलव है जिसमें अंक तो दोबारा वो अंक नहीं आ रहा, वहां पर जल्दी जल्दी नहीं आ रहा है ना, लेकिन भाग की प्रक्रिया इसमें भी खत्म नहीं हो रही है। तो जो शांत दशमलव निरूपण है वो तो स्पष्ट है कि वो कहीं ना कहीं जाके आखिरी में हमको 0 मिल जाएगा, भाग का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अशांत दशमलव में क्या हो रहा है? 2 प्रकार के अशांत दशमलव हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। अशांत दशमलव के 2 प्रकार हमको दिख रहे हैं। तो ये जो पहला वाला अशांत दशमलव है, ये वाला जिसमें एक ही अंक बार बार आता है, इसको हम कहते हैं आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्त का मतलब होता है दोहराना। तो जब एक अंक या एक से अधिक अंक भी हो सकते हैं,
भागफल में एक अंक या एक से अधिक अंक भी बार 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 आ सकते हैं, है ना। तो अगर अंक रिपीट हो रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। और अशांत आवर्ती दशमलव का उदाहरण है ये 1/3। इसका दशमलव निरूपण अशांत और आवर्ती होगा। और ये वाला कहलाएगा अशांत अनावर्ती। अशांत तो ये भी है क्योंकि ये कहीं पर समाप्त नहीं हो रहा, लेकिन इसमें जो अंक हैं वो दोहराए नहीं जा रहे, अलग अलग अंक आ रहे हैं भागफल में, तो आवर्ती नहीं है ये। अशांत है लेकिन आवर्ती नहीं है, तो इसे हम कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव का उदाहरण हुआ 1/3 और अशांत अनावर्ती दशमलव का उदाहरण हुआ 22/7। ठीक है। अब मैं आपको चलते चलते एक बात और बता देता हूं कि दशमलव निरूपण शांत कब होता है और अशांत कब होता है। एक बार हम इन सभी प्रश्नों को देखते हैं जो हमने अभी हल किए। 13/4, ठीक है। पहला हमने लिया था 13/4, दूसरा लिया था ऋण 19/2, फिर इसके बाद हमने लिया था, क्या लिया था इसके बाद, 1/3, 1/3, और उसके बाद हमने लिया 22/7। तो अब थोड़ा सा आपकी मदद मैं कर देता हूं कि हम कैसे पहचाने कि किसका दशमलव निरूपण आवर्ती होगा और किसका दशमलव निरूपण आवर्ती नहीं होगा। इसका एक तरीका है, इसका आप जांच कर सकते हैं। पहली संख्या जो थी जिसको हमने भाग दिया था वो थी 13/4। दूसरी संख्या जो थी जिसका हमने भाग करके दशमलव रूप लिखा वो थी ऋण 19/2। तीसरी थी 1/3 और चौथी थी 22/7। इन सभी के हर पर ध्यान दीजिए, 4, 2, 3 और 7। 4 के गुणनखंड निकालिए, 2 दूनी 4। ये गुणनखंड निकालने का काम भी पहले हो चुका है। देखिए, गणित में जो काम हम पहले सीखते हैं उसका उपयोग बाद में कहीं ना कहीं होता है। तो 4 का जब हमने, 4 मतलब पहली संख्या का हर, इस हर का जब हमने गुणनखंड निकाला, अभाज्य गुणनखंड किया, तो हमें मिला 2 × 2, और 2 इसका गुणनखंड करें तो इसमें भी 2 ही आता है केवल, है ना। 1/3 इसमें 2 नहीं आ रहा, 22/7 इसमें भी 2 नहीं आ रहा। तो हम हर का गुणनखंड निकालकर देखेंगे। अगर हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड करने पर हमको केवल 2 और 5 मिले, चाहे कितनी भी बार मिले, है ना, तो उस संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा, है ना। अगर हर का हमने गुणनखंड निकाला, अंश के गुणनखंड नहीं करने हैं, हर के गुणनखंड में अगर ये दोनों संख्याएं आई, इन दोनों को छोड़ के और कुछ नहीं आया, भले 2 5 बार आ गया, 5 भी 1 से ज्यादा बार आ गया, चलेगा, लेकिन कोई भी और संख्या नहीं आनी चाहिए। गुणनखंड में 3 नहीं आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड में हम किसका किसका भाग देते हैं, पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का,
फिर 7 का, फिर 11 का, याद है ना? ये अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य गुणनखंड करते समय, ऐसा गुणनखंड करते समय हम केवल उन्हीं संख्याओं का भाग करते हैं जो मैंने अभी लिखी थी, है ना? तो हर के गुणनखंड में ये और ये आए और कोई नहीं है इनके अलावा, तो ये शांत दशमलव होगा। ऐसी संख्या का निरूपण शांत दशमलव होगा जिसके हर में गुणनखंड करने पर केवल 2 और 5 आए। और अगर इसके अलावा और कुछ भी आया, जैसे 3 आ गया, तो फिर उसका दशमलव निरूपण शांत नहीं होगा, वो अशांत ही होगा, है ना? जैसे मान लीजिए एक संख्या है हमारे पास 1/40, है ना? इसका दशमलव निरूपण कैसा होगा? हर का गुणनखंड कीजिए, 40 का गुणनखंड कीजिए। 40 का गुणनखंड पहले 2 से भाग गया, 20 आया, 20 बार भाग गया, फिर 2 से भाग दिया तो 10 बार भाग गया, फिर 2 से भाग दिया तो 5 बार भाग गया। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो अब अगला अंक है 5, 5 एकम 5। देखिए 40 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया? 2, 2, 2 और 5, यही दोनों हैं, ये और ये। तो इसका दशमलव निरूपण शांत ही होगा, ये कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगा। और वहीं मैं लिखूं अगर 1/24, है ना? तो 1/24 के लिए फिर इसके हर की जांच करते हैं। 1/24, 1/24 हर के गुणनखंड निकालिए। 24 है हर, 24 को हम 2 से भाग दे सकते हैं, 12 बार भाग जाएगा। फिर 2 से भाग दे सकते हैं, 6 बार भाग जाएगा। फिर 2 से भाग दे सकते हैं, 3 बार भाग जाएगा। और अब 3 से भाग जाएगा और 1 आएगा। तो इसके गुणनखंड में क्या आया? 2 तो आया, लेकिन उसके साथ क्या आ गया? 3। तो ये अशांत दशमलव होगा। अब आवर्ती होगा या नहीं ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ये अशांत दशमलव होगा ये हम जरूर बता सकते हैं। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम शांत या अशांत दशमलव निरूपण को कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है ना? तो इसका भी एक अभ्यास आप कर लीजिए। ये रहे आपके सामने अभ्यास के प्रश्न। इनमें आपको पहचानना है कि कौन कौन सी संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत होगा और कौन कौन सी संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत नहीं होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है 4/5। अब इनको तो आप पढ़ के लिख ही सकते हैं, है ना? ज़्यादा बड़ी संख्याएं नहीं है तो इनको लिख लीजिए। तो अगली कक्षा में हम किसी और विषय के बारे में बात करेंगे। तब तक आप ये वाले अभ्यास कीजिए और गणित सीखने का मज़ा लेते रहिए। नमस्कार।